Hello everyone, I am your science teacher. Today we are going to start with chemistry. Chapter 6, Chemical Reactions. Chemical reactions is very important topic. So in this chapter we will be discussing about some points like first is chemical reactions and their subtopics are introduction, types of chemical reactions, action of heat on carbonates, action of heat on nitrates, and burning of metals and non-metals, and after different kinds of oxides. Now first is chemical reactions. What is chemical reaction? A process in which one or more substances, the reactants, are converted to one or more different substances, the products. मीन्स यहाँ पर केमिकल रिएक्शन क्या है? केमिकल रिएक्शंस रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है. एक ऐसा प्रोसेस जिसमें रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, वो प्रोसेस कहलाता है आपका केमिकल रिएक्शन. रिएक्टेंट्स आपके एक भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा सब्सटेंस भी हो सकते हैं. इसी तरह प्रोडक्ट भी आपका एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं. सो रिएक्टेंट्स कन्वर्ट इनटू products called chemical reactions. Chemical reactions require different conditions. Chemical reactions के लिए different conditions की ज़रूरत होती है. Reactions can be classified on the basis of conditions and kinds of reactants and products. जो reactions होते हैं उनको हम classified कर सकते हैं उनके conditions पे और उसके काइंड्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट. मीन्स कैसा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट उसमें यूज़ हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग इसको हम क्लासीफाइड कर सकते हैं. कंडीशंस एसेंशियल फॉर केमिकल रिएक्शंस. केमिकल रिएक्शंस के लिए किन किन कंडीशंस की ज़रूरत होती है? एसेंशियल्स कौन कौन से कंडीशंस होते हैं? जिसमें फर्स्ट है आपका द मॉलिक्यूल्स और एटम्स ऑफ द रिएक्टेंट्स मस्ट कोलाइड विद वन अनदर. मीन्स जो आप रिएक्शंस जो हो रहा है उसमें जो भी मॉलिक्यूल्स या एटम पार्ट ले रहे हैं एज अ रिएक्टेंट्स, वो आपस में एक दूसरे से कोलाइड होने चाहिए. सेकेंड थिंग इज द स्पीड ऑफ द रिएक्शंस शुड बी अप्रिशिएबल. जो रिएक्शंस जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उनकी स्पीड भी हमारे लिए अप्रिशिएबल होनी चाहिए. थर्ड इज प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट. कैटलिस्ट की प्रेजेंस की बात करें तो कैटलिस्ट होता क्या है? अ कैटलिस्ट अल्टर्स द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शंस विदाउट टेकिंग अ परमानेंट पार्ट इन द केमिकल रिएक्शंस. जो कैटलिस्ट होते हैं वो परमानेंट पार्ट नहीं लेते केमिकल रिएक्शंस में, बट कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें कैटलिस्ट की आवश्यकता होती है. तो कैटलिस्ट क्या है? एक टेम्पररी कुछ समय के लिए यूज़ किया जाता है रिएक्शंस को करने के लिए. तो कैटलिस्ट जो होता है, जैसे हम देख सकते हैं फोर्थ पॉइंट, अ रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट इज कॉल्ड कैटलाइज्ड रिएक्शंस. मैंने अभी आपको बताया कि जो रिएक्शंस होते हैं उसमें कैटलिस्ट का यूज़ नहीं किया जाता है. सभी रिएक्शंस में यूज़ नहीं किया जाता, बट कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें कैटलिस्ट यूज़ किया जाता है. तो जिस रिएक्शंस में कैटलिस्ट यूज़ किया जाता है उसको हम कैटलाइज्ड रिएक्शंस कहते हैं. अब कुछ कैटलिस्ट के नाम देख लीजिए, जैसे पाउडर आयरन, फेरिक ऑक्साइड, निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम, कॉपर, कोबाल्ट, वैनेडियम. दीज ऑल आर कैटलिस्ट एंड दीज ऑल आर कैटलिस्ट. ये जितने भी आपको मैंने एग्जांपल्स बताए ये कैटलिस्ट के फॉर्म में यूज़ किया जाता है फॉर केमिकल रिएक्शंस. फिफ्थ इज द रेट ऑफ रिएक्शंस डिपेंड ऑन. जो मैंने अभी आपको बताया कि जो कैटलिस्ट होते हैं वो रेट ऑफ रिएक्शंस की उसका रेट इंक्रीज़ होगा कैटलिस्ट के डालने पर या डिक्रीज़ होगा. तो जो कैटलिस्ट होते हैं वो रिएक्शंस की रेट को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने में हेल्प करते हैं कि हमको कोई भी रिएक्शन कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिनकी स्पीड को जिनको बहुत स्पीड में करना होता है तो उसके लिए हम कैटलिस्ट का यूज़ करते हैं. या कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिसको हम बहुत स्लो मोशन में कराना चाहते हैं तो उसके लिए भी हम कैटलिस्ट का यूज़ करते हैं. तो किस कैटलिस्ट को डालने से स्पीड होती है, इंक्रीज़ होता है स्पीड, और किस कैटलिस्ट को डालने से जो केमिकल रिएक्शन है वो डिक्रीज़ हो रहा है, वो डिपेंड ऑन कैटलिस्ट पे होता है. ठीक है. तो यहाँ पर फिफ्थ पॉइंट क्या कह रहे हैं? द रेट ऑफ रिएक्शन कैटलिस्ट पे भी डिपेंड होता है. दूसरा, टेम्परेचर, प्रेजेंस ऑफ लाइट, एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी एंड प्रेशर. इन सभी की हेल्प से ही हम रिएक्शंस कर सकते हैं. जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं इन सभी को ध्यान में रखकर किया जाता है कि कितने टेम्परेचर पर रिएक्शन होना चाहिए,
लाइट के प्रेजेंस में होती हैं कुछ रिएक्शंस, कुछ डार्क में होती हैं, ठीक है। एनर्जी, कितनी एनर्जी उस रिएक्शंस को कंप्लीट होने के लिए चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए या नहीं चाहिए, प्रेशर, ये सारी चीज़ों को केमिकल रिएक्शन में ध्यान दिया जाता है कि किसकी प्रेजेंस में केमिकल रिएक्शन प्रॉपर हो सके। सिक्स्थ है आपका बायोलॉजिकल सब्सटेंसेस दैट फंक्शन एज कैटलिस्ट इन बायोकेमिकल रिएक्शंस आर कॉल्ड एंजाइम्स। अच्छा, कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें बायोलॉजिकल सब्सटेंस, जिसको हम एंजाइम कह रहे हैं, एंजाइम का यूज़ किया जाता है और उस रिएक्शंस को हम लोग कहते हैं बायोकेमिकल रिएक्शंस, ठीक है। तो कुछ एंजाइम्स कैटलिस्ट के फॉर्म में यूज़ किए जाते हैं जिनको हम बायोलॉजिकल सब्सटेंस कहते हैं, और जहाँ पर इन एंजाइम्स या बायोलॉजिकल सब्सटेंस का यूज़ किया जा रहा है उस रिएक्शन को बायोकेमिकल रिएक्शंस कहते हैं। नाउ नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस के बहुत सारे टाइप्स हैं, जिसमें से फर्स्ट है आपका होमोजीनियस रिएक्शंस। होमोजीनियस रिएक्शंस क्या होते हैं? A reaction is to be homogeneous if all the reactants and products are in the same physical state. Means reactant और product। अच्छा, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि reactants क्या होते हैं और product क्या होते हैं। reactants जो होते हैं वो केमिकल रिएक्शन से पहले के जितने भी मॉलिक्यूल्स, एटम्स या कंपाउंड जो भी आप कहें, ये सभी रिएक्टेंट्स कहलाते हैं, ठीक है। और आफ्टर रिएक्शंस जो बन के रेडी होता है न्यू सब्सटेंस, उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक। तो आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पता होना चाहिए। तो यहाँ पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की बात हो रही है कि जिन रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के जो स्टेट होते हैं, फिजिकल स्टेट होते हैं, जिस रिएक्शन में आप देखते हैं कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के फिजिकल स्टेट सेम है, तो वो रिएक्शन आपका कहलाता है होमोजीनियस रिएक्शन। यहाँ पर आप देख रहे हैं HCl है, वो भी एक्वस है। NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड है, उसका भी स्टेट एक्वस है। जो प्रोडक्ट हमारा बन के रेडी हो रहा है वो भी आपका एक्वस तैयार हो रहा है, ठीक है। एक्वस मीन्स जली है, जल का विलयन, मतलब लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है। और यहाँ पर H2O भी आपका क्या है, लिक्विड फॉर्म। तो आपने क्या देखा कि यहाँ पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के फिजिकल स्टेट क्या है, सेम है। तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड होमोजेनियस रिएक्शन। ओके, नाउ नेक्स्ट इज heterogeneous reaction. Heterogeneous reaction, a reaction that has its reactant and products in different physical state. अब यहाँ पर homogeneous का just opposite हो गया। यहाँ पर physical state क्या है, जो आपके reactant हैं उनके different हैं, और जो आपका बन के रेडी हो रहा है वो आपका जो आपके रिएक्टेंट है उनका, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये आपका रिएक्टेंट है जिसमें से CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है वो एक्वस है, H2S गैस है, ठीक। जो बन के तैयार हो रहा है प्रोडक्ट, ये तो रिएक्टेंट हो गया आपके। जो बन के रेडी हो रहा है प्रोडक्ट, उसमें आप देख रहे हैं CuS यानी कॉपर सल्फेट सॉलिड फॉर्म में आपको मिला, और H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड आपको एक्वस में मिला। तो आपने देखा कि सबके स्टेट क्या हैं, जो आपका रिएक्टेंट था उसका स्टेट अलग है, और जो प्रोडक्ट बन के तैयार हो रहे हैं वो सॉलिड फॉर्म में तैयार हो रहा है। तो मीन्स ये जो है हेट्रोजीनियस रिएक्शन है, ठीक है। जहाँ पर डिफरेंट फिजिकल स्टेट आते हैं, रिएक्टेंट का अलग हो, प्रोडक्ट के अलग फिजिकल स्टेट हो, तो वो रिएक्शन आपका कहलाता है हेट्रोजीनियस रिएक्शन। नेक्स्ट, irreversible reaction, a reaction that occurs only in one direction, forward means आगे की तरफ चलने वाला रिएक्शन होता है, उसको हम इरिवर्सिबल रिएक्शंस कहते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं जो आपका रिएक्शन है, इसमें सल्फर क्या है, वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके सल्फर डाइऑक्साइड बना रहा है। तो यहाँ पर रिएक्शन इस तरह से इस डायरेक्शन में चल रहा है और यहाँ बनकर ख़त्म हो जा रहा है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो इस तरह के रिएक्शंस को हम इरिवर्सिबल रिएक्शंस कहते हैं। इसी तरह आपका रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल का मतलब रिपीट होते रहना। अ रिएक्शन दैट अकर्स इन बोथ द डायरेक्शन, फॉरवर्ड भी और बैकवर्ड डायरेक्शन, इज कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शन। एन इक्वेशन ऑफ अ रिवर्सिबल रिएक्शन इज शोन बाय प्लेसिंग टू हाफ एरो बिटवीन इट्स रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। अब यहाँ पर रिवर्सिबल की बात हो रही है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन जो है वो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके अमोनिया बना रहा है। बट आपने एक चीज़ ध्यान दी होगी
यहाँ पर इस एरो, अभी तक आपने रिएक्शंस में देखा कि इस तरह से एरो बन रहा था, ठीक है, ये फॉरवर्ड का है, मीन्स आगे की तरफ चल रहा है रिएक्शन। बट ये जो आप साइन देख रहे हैं, मीन्स इसको हम रिवर्सिबल या रिवर्सिबल रिएक्शन का साइन बोलते हैं। रिवर्सिबल का मतलब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में कंबाइन करके अमोनिया बना रहा है, और अमोनिया को दोबारा हम हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे हमने आपको बताया था, जब हमने फिजिकल और केमिकल चेंज पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कि केमिकल चेंज में जब कोई चीज़ नई बन जाती है तो वापस उसको हम पहले की स्टेट में नहीं ला सकते। तो बट जो रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं उसमें हम जो होते हैं ये फिजिकल स्टेट की तरह, फिजिकल चेंज की तरह काम करते हैं, क्योंकि इसमें कोई चीज़ नई बन रही है तो वापस उसको हम पहले के कंडीशन में फिर से ला सकते हैं, तो इसी को हम रिवर्सिबल। और जो ये आपका साइन है वो आपका रिवर्सिबल का साइन है, ठीक है। तो ये जो आपका साइन है वो रिवर्सिबल रिएक्शन मीन्स एक बार ये बन जाता है प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट से वापस ये रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो सकता है, दिस कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शन। नेक्स्ट इज कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, कंबाइन होना, कोई दो चीज़ आपस में जुड़ती हैं, दो या दो से ज़्यादा। अ रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंसेस, एलिमेंट भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है, केमिकली कंबाइन टू फॉर्म ओनली अ सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है? जहाँ पर कोई दो चीज़ें आपस में ऐड होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाती है, तो उसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं एग्जाम्पल में मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है, ठीक है। यहाँ पर दो चीज़ें आपस में ऐड हो रही हैं तो एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है। इसी तरह कैल्शियम ऑक्साइड है, वाटर के साथ कंबाइन कर रहा है, यहाँ पर दो चीज़ें हैं आपस में ऐड हो रही हैं, ऐड होने के बाद एक सिंगल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है, सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है, तो उसको हम कहेंगे कॉम्बिनेशन, क्योंकि यहाँ पर दो चीज़ें कंबाइन हो रही हैं और कंबाइन होने के बाद एक नई चीज़ बन रही है, सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है, तो उसको हम कहेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन, डीकम्पोजिशन का मतलब होता है ब्रेक होना, तो ये जस्ट अपोजिट कॉम्बिनेशन रिएक्शंस का होगा। डीकम्पोजिशन रिएक्शंस क्या होते हैं? अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल कंपाउंड ब्रेक डाउन इनटू टू और मोर प्रोडक्ट्स, एलिमेंट भी हो सकते हैं, कंपाउंड भी हो सकते हैं, इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ब्रेकिंग डाउन ऑफ कंपाउंड ड्यू टू हीट इज कॉल्ड थर्मल डीकम्पोजिशन। अगर कोई रिएक्शन हीट के थ्रू डिकम्पोज हो रहा है तो उसको हम थर्मल डिकम्पोजिशन भी कहते हैं। जैसे हमने आपको एग्जाम्पल में दिखाया है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड है, ठीक है, इसको हमने हीट दिया, ये सिंगल प्रोडक्ट है, कोई एक चीज़ है, कोई एक रिएक्टेंट है, जब इसको हमने हीट दिया तो ये दो चीज़ों में डिवाइड हो गई, है ना, दो चीज़ों में ब्रेक हो गई, मरकरी अलग हो गया, ऑक्सीजन अलग हो गया, तो यहाँ पर ये डिकम्पोज हो रहा है, यानी एक सिंगल चीज़ दो चीज़ों में ब्रेक हो रही थी, जबकि कॉम्बिनेशन में क्या था, दो चीज़ें आपस में ऐड होके एक बना रहा था, एक प्रोडक्ट बना रहा था। और डीकम्पोजिशन में क्या हो रहा है कि एक रिएक्टेंट ब्रेक हो जा रहा है दो प्रोडक्ट में, एक रिएक्टेंट दो प्रोडक्ट में ब्रेक हो रहा है। और अगर इस रिएक्शन में हमने हीट यूज़ किया, जो आपका ट्रायंगल बना है ना, ये हीट का सिंबल है, मीन्स हम यहाँ पर हीट का यूज़ कर रहे हैं इस रिएक्शंस को, इसमें मर्क्यूरिक ऑक्साइड को ब्रेक करने के लिए हमने हीट का यूज़ किया है, ठीक है। तो जिस रिएक्शन में हीट का यूज़ करते हैं उसको हम थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं, ठीक। इसी तरह आपका पोटेशियम नाइट्रेट है, पोटेशियम नाइट्रेट में भी हमने हीट का यूज़ किया है। जब हमने जैसे ही पोटेशियम नाइट्रेट को टेस्ट ट्यूब में डालकर जैसे ही इसको गर्म किया, गर्म करने पर ये क्या दो चीज़ों में ब्रेक हो गया, ऑक्सीजन गैस बन के बाहर उड़ गई और पोटेशियम नाइट्रेट जो है वो आपका टेस्ट ट्यूब में बच गया। तो ये आपका कहलाता है थर्मल डिकम्पोजिशन या डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। फिर आता है आपका डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब डिस्प्लेस होना, एक चीज़ दूसरी जगह दूसरी चीज़ मतलब इस तरह से डिस्प्लेस होना। जैसे अ रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट रिप्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम अ कंपाउंड इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें अगर हम दो चीज़ें ले रहे हैं, दो रिएक्टेंट ले रहे हैं, तो जिसमें आप सबसे मोर रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को
डिस्प्लेस कर देता है। जैसे आप देख लीजिए, बिफोर डिस्कसिंग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इट इज़ इम्पॉर्टेंट या इट इज़ डिज़ायरेबल टू हैव अ नॉलेज ऑफ एक्टिविटी सीरीज। आपको पता भी होना चाहिए कि कौन से एलिमेंट ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं यानी मोर रिएक्टिव होते हैं, कौन से लेस रिएक्टिव। तो यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी सीरीज़ दी है जिसमें से ये आपका डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी को शो करे। जैसे फर्स्ट आपका है, जैसे हम दिखा देते हैं आपको, यहाँ पर आपका ओके यहाँ पर आपको दो चीज़ें दी हुई हैं। पहला है आपका वेट, रिएक्टिविटी सीरीज़ को हम देख लेते हैं। रिएक्टिव सीरीज़ को हम देखें तो यहाँ पर हमको सबसे पहले कौन सा एलिमेंट मिल रहा है, पोटेशियम मिल रहा है। उसके बाद सोडियम है, फिर कैल्शियम है, फिर मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है। तो धीरे धीरे इनकी रिएक्टिविटी कम होती चली जा रही है, ठीक है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा अगर आपसे पूछा जाए रिएक्टिविटी सीरीज़ में सबसे मोर रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा होगा, तो वो होगा पोटेशियम, ठीक। और जैसे जैसे डाउन हो रहे हैं कि पोटेशियम के बाद सोडियम लेस होगा, सोडियम से ज़्यादा लेस कैल्शियम होगा, कैल्शियम से ज़्यादा लेस मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, फिर जिंक। इस तरह से ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहे हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है यहाँ पर, कॉपर, हाइड्रोजन, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम। तो अगर हम कहें कि सबसे ज़्यादा कम किसकी होगी, तो वो होगी आपकी आयोडीन की, सबसे नीचे है ना। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज थी। यहाँ पर आपको ये शो हो रहा है कि जो मोर रिएक्टिव, जो हम अभी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस पढ़ने जा रहे हैं, उसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट के अंदर इतना पावर होता है कि लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या करता है, वो डिस्प्लेस कर देता है। जैसे हम एग्जांपल में देख लें तो यहाँ पर अगर हम देखें, जो अभी हमने पढ़ा आपका रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी, उसमें हमने क्या देखा, सोडियम और ब्रोमीन। सोडियम ब्रोमाइड को जब क्लोराइड के साथ कंबाइन किया गया है तो सोडियम क्लोराइड बनना है। अब यहाँ पर आपने क्या देखा, एक चीज़ आपको कॉमन दिखाई देगी कि जो सोडियम होता है, जो सोडियम है वो तो स्टेबल है, जो ब्रोमियम है वो HCl से क्या है, बोरोन, जो ब्रोमीन है आपका NaCl, सोडियम ब्रोमाइड है। ब्रोमीन जो होता है वो ज़्यादा यानी कि डिस्प्लेस करता है क्लोरीन को, क्योंकि यहाँ पर ब्रोमीन का जो रिएक्टिविटी सीरीज होती है वो क्या है, कम है क्लोरीन से। तो क्लोरीन ने क्या कर दिया, ब्रोमीन को अपने इसकी जगह से हटाकर ये यहाँ पर स्टेबल हो गया। तो आपने देखा 2NaCl यहाँ बन गया और ब्रोमीन अलग हो गया। क्यों ब्रोमीन अलग हो गया, क्योंकि ये लेस रिएक्टिव था, किससे, क्लोरीन से। क्लोरीन ने क्या किया, ब्रोमीन को यहाँ से हटा दिया, हटाने के बाद ये जाकर यहाँ पर स्टेबल हो गया, ठीक है, और ब्रोमीन को डिस्प्लेस कर दिया। तो इसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिर आता है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट तो वही होगा जिसमें मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को अपनी जगह से हटाएंगे, ठीक है। तो अ रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड एक्सचेंज देयर आयंस और रेडिकल्स एंड फॉर्म टू न्यू कंपाउंड इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट। इन द अबव रिएक्शन one of the product is an insoluble solid substance called precipitate। कुछ रिएक्शंस आपने ऊपर पढ़े हैं जिसमें से कुछ प्रोडक्ट ऐसे तैयार होते हैं जो कि इनसॉल्युबल होते हैं, जो कि हम पूरी तरह से इसको घोल नहीं सकते। वो क्या होते हैं, थोड़ी देर बाद टेस्ट ट्यूब में नीचे स्टेबल हो जाते हैं, तो उसको हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं, ठीक है। और ऐसे रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट बनता है उस रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। जिसे आपको एग्जाम्पल में दिया है डबल डिस्प्लेसमेंट की। अगर हम बात करें, हम यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि डबल डिस्प्लेसमेंट कैसे हो रहा है। ओके, HCl, दो चीज़ें हैं यहाँ पर, H और Cl, ठीक, KOH, KOH। अब यहाँ पर आप देखिए H और Cl, K और OH, यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो आपका यहाँ पर आप देख रहे हैं OH जो है वो Cl से लेस रिएक्टिव है, सॉरी मोर रिएक्टिव है।
तो ये जाके कंबाइन हो जा रहा है Cl के साथ। ठीक, अब और Cl जो होता है वो लेस, अब यहाँ पर दो चीज़ें आपको दिख रही हैं जिसमें से एक मोर रिएक्टिव होगा एक लेस होगा, एक मोर रिएक्टिव होगा एक लेस। यहाँ के मोर रिएक्टिव एलिमेंट से एलिमेंट क्या करेगा, यहाँ के लेस रिएक्टिव को अपने पास ऐड कर लेगा। ठीक, और यहाँ का जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट है वो यहाँ के मोर रिएक्टिव एलिमेंट के साथ ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर यही चीज़ हो रही है, आप रिएक्शन में देख लीजिए। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन जो है वो OH के साथ कंबाइन हो गया है, तो क्या बना रहा है, H2O बना रहा है। और पोटेशियम ने पोटेशियम किसके साथ ऐड हो जा रहा है, Cl के साथ, तो KCl बना दे रहा है। OH कंबाइन हो गया H के साथ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं दो चीज़ें आपस में डिस्प्लेस हो रही हैं, एक ये आपस में डिस्प्लेस हो रहा है और दूसरा HOH के साथ डिस्प्लेस हो रहा है। तो यहाँ पर इसीलिए इसका नाम डबल डिस्प्लेसमेंट रखा है, क्योंकि दो एलिमेंट आपस में डिस्प्लेस हो रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसको कहा गया है डबल डिस्प्लेसमेंट, और जो सिंगल होता है उसको सिर्फ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कहते हैं। फिर आता है आपका एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ये क्या होते हैं, द रिएक्शन दैट रिलीज हीट एनर्जी इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक। ऐसा रिएक्शंस जिसमें हीट एनर्जी रिलीज होती है। Whereas one that absorb heat energy is termed as endothermic reaction, means जिस रिएक्शन में हीट रिलीज होती है उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं, और जिस रिएक्शंस में हीट एब्जॉर्ब किया जाता है उसको हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। जैसे एग्जांपल में आपका दिया है कार्बन और ऑक्सीजन। ठीक है, कार्बन और ऑक्सीजन आप देख रहे हैं जब ये दोनों आपस में कंबाइन कर रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बनने के बाद यहाँ पर हीट क्या हो रही है, निकल रही है, रिलीज हो रही है। तो ये कौन सा रिएक्शन हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पर हीट क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। ठीक, इसी तरह बर्निंग ऑफ अदर फ्यूल्स लाइक पेट्रोल, केरोसिन, अल्कोहल, कुकिंग गैस, नेचुरल गैस एंड वुड आर एक्सोथर्मिक। क्यों, क्योंकि इनको जब हम जलाते हैं तो इससे हीट निकलती है, इसीलिए ये क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक, और कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें हीट एब्जॉर्ब किया जाता है, जैसे आपका ये रिएक्शन आपको दिया हुआ है, इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पर हीट को दिया जा रहा है, यानी यहाँ पर मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट को हीट दिया जा रहा है, मीन्स ये एब्जॉर्ब कर रहा है ना। हीट एब्जॉर्ब करेगा तभी तो आपका मैग्नीशियम कार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पर एब्जॉर्वेशन हो रहा है ऑफ हीट, है ना, हीट को एब्जॉर्ब किया जाता है। ये रिएक्शन आपका एंडोथर्मिक। जहाँ पर रिलीज होती है, गैस निकलती है, वहाँ पर एक्सोथर्मिक, और जहाँ पर हीट एब्जॉर्ब की जा रही है उसको हम एंडोथर्मिक रिएक्शन करेंगे। तो ये आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा। ठीक, फिर आता है आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। A reaction in which an acid and a base react to form salt in water is called neutralization reaction. ऐसा रिएक्शन जिसमें एसिड और बेस, एक एसिड और एक बेस दोनों रिएक्टेंट आपस में कंबाइन करते हैं तो जो प्रोडक्ट बनता है उसमें से एक सॉल्ट बनेगा, एक वाटर। जैसे हम एग्जांपल में देख सकते हैं, यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, आपका बेस है। ठीक, HCl क्या है, एसिड है। तो यहाँ पर बेस और एसिड आपस में क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं। कंबाइन करने पर सोडियम क्लोराइड, आपको पता है अच्छे से कि सोडियम क्लोराइड क्या होते हैं, सॉल्ट का फॉर्मूला होता है। तो इसने क्या किया, आफ्टर कॉम्बिनेशन ऑफ एसिड एंड बेस इज फॉर्म्ड सॉल्ट एंड वाटर। तो ये ऐसा रिएक्शन जिसमें सॉल्ट और वाटर जब एक एसिड और बेस आपस में कंबाइन करके सॉल्ट और वाटर बनाते हैं तो वो रिएक्शन आपका कहलाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है, अ रिएक्शन इन विच अ सब्सटेंस आइदर गेन्स ऑक्सीजन और लॉसेस हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है, एक ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन गेन हो रहा हो या हाइड्रोजन लॉस हो रहा हो। देखिए दो चीज़ें क्लियर ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीजन जिसमें गेन हो रहा हो, है ना, ऑक्सीडेशन मतलब नाम से ही आपको समझ में आ रहा है यहाँ पर ऑक्सीजन का गेन होगा। ठीक, एंड लॉस इज हाइड्रोजन, जहाँ पर हाइड्रोजन का लॉस हो रहा है। जब ऐसा रिएक्शन आपको दिखाई दे तो आप कहेंगे ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। जैसे आप देख लीजिए यहाँ पर आपने क्या देखा, कॉपर ऑक्साइड, यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हो रहे हैं,
जो आपका रिएक्शन दिख रहा है आप देख लीजिए, यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन कैसे शो कर रहा है। यहाँ पर कॉपर है, ठीक, कॉपर जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है तो कॉपर ऑक्साइड बना रहा है। यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हो रहे हैं, गेन हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए, इन द एबव रिएक्शन कॉपर गेन्स ऑक्सीजन। कॉपर ने क्या किया है, ऑक्सीजन को लिया है ना, कॉपर ने ऑक्सीजन को गेन किया है, फ़ायदा हुआ उसका, ठीक है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो गया, मीन्स ऑक्सीजन उसको मिल गया, यानी उसका फ़ायदा हुआ। तो कॉपर गेन ऑक्सीजन एंड हेंस इट इज़ ऑक्सीडाइज टू कॉपर ऑक्साइड ऑल्सो कॉल्ड क्यूप्रिक ऑक्साइड। तो इसीलिए इसको क्या कहा गया है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन किया गया, क्योंकि यहाँ पर कॉपर को ऑक्सीजन का फ़ायदा हो रहा है। इसको यहाँ पर जैसे ही रिएक्शन बन रहा है वहाँ कॉपर को ऑक्सीजन मिल जा रहा है, मीन्स ऑक्सीजन का गेन हो रहा है, तो ये आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगा, ठीक। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, जिंक जब HCl के साथ कंबाइन कर रहा है, तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, जिंक जो HCl था उसमें से हाइड्रोजन का क्या हो गया, लॉस हो गया, हाइड्रोजन अलग निकल गया, यहाँ पर ऐड नहीं हो रहा है, कहीं बाहर निकल रहा है, यानी हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, यहाँ पर लॉस हो रहा है। इसीलिए इसको क्या कहा गया है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहा गया है, ठीक। रिडक्शन में इसका जस्ट अपोजिट होता है, अ रिएक्शन इन विच अ सब्सटेंस आइदर गेन हाइड्रोजन। अब यहाँ पर हाइड्रोजन का फ़ायदा होगा और ऑक्सीजन लॉस होगा। तो ऐसे रिएक्शन जिस रिएक्शन में हाइड्रोजन गेन हो रहा हो, ऑक्सीजन का लॉस हो रहा हो, वो रिएक्शन कहलाता है आपका रिडक्शन रिएक्शन, ठीक। यहाँ पर हम देख सकते हैं जो हमारा रिएक्शन दिया है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि जो कॉपर ऑक्साइड है जब वो हाइड्रोजन के साथ ऐड होता है तो यहाँ पर ऑक्सीजन को किसका फ़ायदा हो रहा है, हाइड्रोजन का फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। तो हाइड्रोजन का फ़ायदा हो रहा है और कॉपर ने ऑक्सीजन को लॉस कर दिया है ना, लॉस कर दिया, तो ऑक्सीजन का लॉस, हाइड्रोजन का फ़ायदा, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इसीलिए इसको क्या कहा गया है, रिडक्शन रिएक्शंस, ठीक है। तो दो चीज़ें आप ध्यान दीजिएगा, एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन का फ़ायदा, उसका जस्ट अपोजिट हाइड्रोजन का लॉस, और जो आपका रिडक्शन रिएक्शन है उसमें आपका क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन का फ़ायदा होगा यानी गेन होगा और ऑक्सीजन लॉस होगा, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। फिर है आपका रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होते हैं, अ रिएक्शन विच इन्वॉल्व रिडक्शन of one substance and oxidation of another at a time is called redox reaction। एक ऐसा रिएक्शन जिसमें एक ही रिएक्शन में एक तरफ ऑक्सीजन का फ़ायदा होता है और एक तरफ हाइड्रोजन का, एक ही रिएक्शन में ऑक्सीजन का नुकसान भी होता है और उसका फ़ायदा भी होता है, ठीक है। तो जैसे हम रिएक्शन देख लेते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन, ये रिएक्शन देख के आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे यहाँ पर जैसे आपका Fe2O3 यानी कि फेरिक ऑक्साइड है, ठीक, और ये कंबाइन किसके साथ कर रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कर रहा है, ठीक है। ये दो चीज़ें आपने देखी। अब जब रिएक्शन हो जा रहा है, इसको हीट दिया जा रहा है, हीट देने के बाद जब एक ब्रेक हो रहा है तो इसमें क्या हो रहा है, Fe कंबाइन हो जा रहा है, Fe क्या हो रहा है, अलग हो जा रहा है और ऑक्सीजन यहाँ पर क्या हो रहा है, इसके साथ जुड़ जा रहा है। तो यहाँ पर 3 कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि 3 मॉलिक्यूल आपके कार्बन डाइऑक्साइड के होंगे। दूसरी तरफ आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर आपने क्या देखा कि ऑक्सीजन का लॉस हो गया है। पहले यहाँ पर एक सेकेंड, यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, आयरन के पास ऑक्सीजन है, लेकिन जब रिएक्शन हुआ तो यहाँ से ऑक्सीजन का क्या हो गया, लॉस हो गया, ठीक, यहाँ पर रिडक्शन हो गया इसका, ठीक है। और यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल्स हैं, है ना, और यहाँ जब रिएक्शन हो रहा है तो यहाँ पर 6 मॉलिक्यूल हो गए, 3 2 जा 6, ठीक है। तो 6 मॉलिक्यूल हो गए, यहाँ पर ऑक्सीजन का क्या हुआ, फ़ायदा हुआ। तो एक ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन का नुकसान भी हो रहा हो और जिसमें ऑक्सीजन का फ़ायदा भी हो रहा है, यानी रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों चीज़ें दिखाई दे रही हों, तो वो रिएक्शन आपका रेडॉक्स, इसीलिए इसको रीडॉक्स का, री फॉर रिडक्शन और ऑक्स मीन्स ऑक्सीडेशन। तो जहाँ पर दोनों चीज़ें हो रही हों एक ही रिएक्शन में तो उसको हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, ठीक। अब आता है आपका एक्शन ऑफ हीट ऑन कार्बोनेट्स। हीट का कार्बोनेट पे क्या एक्शन होता है वो हम देख लेते हैं। तो मेटल कार्बोनेट्स ऑन हीटिंग गिव्स मेटल ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जब हम किसी मेटल के कार्बोनेट, जैसे आपका एग्जाम्पल में दिया है, देख लीजिए, यहाँ पर कैल्शियम के कार्बोनेट हैं,
ठीक है। जब हम उसको हीट देते हैं, यहाँ पर हमने इसको हीट दिया, हीट देने के बाद ये ब्रेक होता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जब देखा, क्या देखा, कैल्शियम कार्बोनेट जब हम हीट देते हैं तो यहाँ पर कैल्शियम के ऑक्साइड और कार्बन के ऑक्साइड दोनों के ऑक्साइड बन रहे हैं। तो यहाँ पर मेटल के ऑक्साइड बनते हैं तो उसको हम कहते हैं तो वहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, कार्बोनेट, यानी कि यहाँ पर क्या बताया जा रहा है आपको कि किसी भी कार्बोनेट में अगर हम, जैसे यहाँ पर आपका लेड कार्बोनेट है, ठीक है, जब हम इसको हीट देते हैं तो ये लेड के ऑक्साइड और कार्बन के ऑक्साइड में, यानी कि ये आपके जो भी आपके मेटल्स हैं उनके ऑक्साइड में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर लेड और कार्बोनेट था तो लेड का ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के ऑक्साइड, यानी दोनों के ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर आपको अगर आपसे पूछा जाए कि कार्बोनेट अगर किसी भी मेटल के कार्बोनेट को हम हीट करते हैं तो क्या कन्वर्ट होता है, क्या मिलता है, मतलब क्या प्रोडक्ट तैयार होता है, तो आप कहेंगे मेटल के ऑक्साइड्स, ठीक है। तो जो मेटल्स इसमें यूज़ किए हैं उनके ऑक्साइड बन रहे हैं। इसी तरह अगर हम आपसे नेक्स्ट है आपका एक्शन ऑफ हीट ऑन नाइट्रेट्स। अगर हम मेटल के नाइट्रेट्स को हीट करें तो क्या बनेगा, तो नाइट्रेट्स ऑफ लेड एंड कॉपर ऑन हीटिंग गिव्स मेटल ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। जब हम, जैसे हम देख लेते हैं, यहाँ पर रिएक्शन आपको दिख रहा है, यहाँ पर आपका लेड नाइट्रेट है, या हम कॉपर के नाइट्रेट की बात करें, हम नाइट्रेट को हीट करते हैं तो क्या मिलता है, तो जब हम मेटल के नाइट्रेट को हीट कर रहे हैं तो हीट करने पर हमको मेटल का ऑक्साइड और रेडिश ब्राउन आपका क्या, रेडिश ब्राउन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन मिल रहा है। इसी तरह आपने देखा कि कॉपर के नाइट्रेट को भी जब आपने गर्म किया तो मेटल का ऑक्साइड यानी कॉपर ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीजन मिल रहा है। तो नाइट्रेट को जब हम हीट करते हैं तो हमको मेटल का ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन मिलता है, ठीक है। तो आपसे रिएक्शन पूछा जा सकता है कि इसको जब हम गर्म करेंगे तो क्या होगा, तो बर्निंग ऑफ मेटल्स को जब हम बर्न करते हैं तो क्या होता है, तो जो हमने आपको बताया था, जब किसी भी मेटल को हम गर्म करते हैं तो गर्म कर, जैसे आपका पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, ठीक है, दीज ऑल आर मेटल्स। इनको जब हमने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी, कोई भी बर्निंग प्रोसेस होता है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही होता है, अगर ऑक्सीजन नहीं है तो वो बर्निंग प्रोसेस नहीं होगा। तो हमने क्या किया है, जितने भी मेटल्स लिया है उनको ऑक्सीजन्स की प्रेजेंस में जब हमने गर्म किया तो हमको क्या मिल रहे हैं, मेटल के ऑक्साइड्स मिल रहे हैं। देखिए यहाँ पर पोटेशियम ऑक्साइड था, यहाँ पर आपको पोटेशियम ऑक्साइड मिल गया, सोडियम था, सोडियम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके सोडियम ऑक्साइड बना दिया, कैल्शियम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके कैल्शियम ऑक्साइड बना दिया। इसी तरह आपका सेकेंड थिंग है मेटल ऑक्साइड डिजॉल्व इन वाटर। अगर हम, यहाँ तो हमने ऑक्सीजन के साथ किया था, ठीक, अगर हम इन मेटल ऑक्साइड को वाटर के साथ डिजॉल्व करते हैं, इन मेटल ऑक्साइड्स को वाटर के साथ डिजॉल्व करते हैं तो हमको एल्कलीज मिलते हैं, यानी कि बेसेस मिलते हैं। एल्कलीज टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। ये आपको पता होना चाहिए कि जो एल्कलीज होते हैं उनको बेसिक या बेस भी बोलते हैं। भाई एसिड और बेस दो चीज़ें होती हैं, तो एसिड बेस और न्यूट्रल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एल्कलीज बेस को डिनोट करता है। तो जो भी हम मेटल के ऑक्साइड हैं उनको जब हम वाटर के साथ कंबाइन करते हैं तो हमको एल्कलीज मिलते हैं, ठीक है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सबके हाइड्रोक्साइड हमको मिल रहे हैं और हाइड्रोक्साइड डिनोट करते हैं एल्कलीज को, ठीक। अब हम मेटल हो गया, अब नॉन मेटल को अगर हम बर्न करने हैं तो क्या मिलेगा, जैसे आपका पहला है कार्बन को जब हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में गर्म करते हैं तो हमको क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड। सल्फर को ऑक्सीजन के साथ प्रेजेंस में गर्म करेंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड मिलेगा, ठीक है। इसी तरह सेकंड है आपका, जैसे हमने मेटल को वाटर के साथ कंबाइन किया था तो एल्कलीज मिल रहा था, ठीक। यहाँ पर नॉन मेटल्स यानी कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड, इनको अगर हमने वाटर के प्रेजेंस में प्रेशर दिया तो यहाँ पर हमको क्या प्राप्त हो रहा है, एसिड्स प्राप्त होते हैं। वहाँ पर हमको बेस प्राप्त हो रहा था, यहाँ पर अगर हम मेटल को वाटर के प्रेजेंस में प्रेशर के साथ उसको रिएक्शन कराएं तो हमको एसिड्स प्राप्त होते हैं। दोनों में डिफरेंस है आपका, मेटल होगा तो एल्कलीज मिलेंगे और अगर आपका नॉन मेटल्स है तो उनमें आपको एसिड्स मिलेंगे। क्लियर,
डिफरेंट काइंड ऑफ ऑक्साइड, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल और एम्फोट्रिक, इतने टाइप के ऑक्साइड्स होते हैं। ठीक है, जिसमें से आपका एसिडिक में आपके आ जाएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब हम एसिडिक ऑक्साइड यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो हमको सॉल्ट और वाटर प्राप्त होता है। ठीक है, एसिडिक ऑक्साइड में क्या हो रहा है, जब कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड एंड फॉस्फोरस पेंटोक्साइड, ये जितने भी आपको मैं बता रही हूँ ये सारे ऑक्साइड्स हैं, और इनको हम जब गर्म करते हैं तो इनको गर्म करने से हमें सॉल्ट और वाटर प्राप्त होता है। और सॉल्ट क्या है आपका, सोडियम सल्फेट। ठीक है, बेसिक में क्या होता है, यहाँ पर हमने सोडियम ऑक्साइड लिया है, सोडियम की जगह पर पोटेशियम ऑक्साइड भी ले सकते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड भी ले सकते हैं। इनको जब HCl की प्रेजेंस में रिएक्शंस कराते हैं तो हमको सॉल्ट और वाटर मिलता है। ठीक है, तो हमने अभी एसिड में भी क्या देखा था कि HCl की प्रेजेंस जो हम ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो हमको सॉल्ट वाटर मिल रहा है। बेसिक ऑक्साइड में HCl के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, HCl क्या है आपका, बेसिक ऑक्साइड है, सॉरी Na2O क्या है, बेसिक ऑक्साइड है, उसको हम HCl के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो सोडियम क्लोराइड यानी सॉल्ट और वाटर मिल रहा है। इसी तरह नेचुरल ऑक्साइड में आपके कार्बन मोनोऑक्साइड्स हो देंगे। मीन्स जिस नेचुरल ऑक्साइड का मतलब होता है जिसमें ना तो न्यूट्रल होगा, बेसिक ऑक्साइड हो गए, फिर आता है आपका न्यूट्रल, सॉरी नेचुरल लिखा है बट यहाँ पर होगा न्यूट्रल ऑक्साइड, दिस इज न्यूट्रल ऑक्साइड। ठीक है, तो न्यूट्रल का मतलब होता है ना तो आपका एसिडिक के कैरेक्टर्स के अंदर होगा, ना ही बेसिक कैरेक्टर्स के अंदर होंगे। ठीक है, ये न्यूट्रल होते हैं, जिसमें आपके एग्जांपल है कार्बन मोनोऑक्साइड, ना तो एसिडिक में आते हैं ना तो बेसिक में आते हैं। इसी तरह नाइट्रस ऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड भी ना तो एसिड में आएंगे ना ही बेस में आएंगे। इसी तरह नाइट्रिक ऑक्साइड है, NO इट इज ऑल्सो नॉट एसिड ना बेस, सो इट इज न्यूट्रल इन नेचर। ओके, लास्ट में है आपका एम्फोट्रिक ऑक्साइड। एम्फोट्रिक ऑक्साइड क्या होते हैं, these oxides show acidic character as well as basic character, they can react with acid as well as basic to give salt and water। यहाँ पर इन्होंने क्या बताया है, जो एम्फेट्रिक ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिड की तरह भी रिएक्ट करते हैं और बेस की तरह भी रिएक्ट करते हैं। ये एसिड के साथ कंबाइन करें या बेस के साथ कंबाइन करें, ये फॉर्म क्या करते हैं, वाटर और सॉल्ट। ठीक है, जैसे आपका एग्जांपल में दिया है, एग्जाम्पल में आपका दिया है जिंक ऑक्साइड, लेड मोनोऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड, दीज ऑल आर एम्फोट्रिक। ना तो ये इसमें इनके अंदर एसिडिक कैरेक्टर्स भी होते हैं और बेसिक कैरेक्टर भी होते हैं। ये एसिड के साथ रिएक्ट करें तो भी वाटर सॉल्ट बनाते हैं और बेस के साथ कंबाइन होकर भी ये वाटर और सॉल्ट बनाते हैं। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल भी आप देख लीजिए, यहाँ पर जिंक ऑक्साइड है। ठीक है, जिंक ऑक्साइड जब HCl के साथ कंबाइन करता है तो जिंक क्लोराइड और वाटर बनाता है। जिंक क्लोराइड इज सॉल्ट एंड H2O इज वाटर। तो आपने क्या देखा कि ये जो ऑक्साइड्स हैं एसिड और बेस आपस में कंबाइन किया तो यहाँ पर इसने वाटर और सॉल्ट का फॉर्मेशन किया। ठीक है, तो ये आपके टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस थे। ओके, थैंक यू।